आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो हमारा ये पार्ट 3 है, जिसमें हम आपके सामने इंग्लिश पेडागॉजी या कह सकते हैं आप अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र लेके आए हैं। साथियों, आप सभी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आए। ये मेरा सौभाग्य की बात है कि आपको समझ में आ पा रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा अंग्रेजी कमज़ोर है तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, या आपको समझा तो नहीं सकता, बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपसे कम जिसको अंग्रेजी थोड़ा सा हार्ड लगता है कैसे तैयारी करें, उनके लिए कम से कम थोड़ा सा 1% भी कम से कम काम आ जाता है मेरा वीडियो, तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज इक्वेशन। साथियों, चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा अर्जन की भूमिका है। यहाँ पे यह दे दिया है एक मतलब ये समझ लीजिए, यहाँ पे किसी वैज्ञानिक का नाम दे दिया है कि चॉम्स्की के थ्योरी के अनुसार भाषा शिक्षण अर्जन करता है, अधिग्रहण करता है, उसकी क्या भूमिका है। यहाँ पे देखते हैं, लर्न लैंग्वेज इन स्कूल, स्कूलों में भाषा सीखे। इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ अडल्ट, वयस्कों की भाषा का अनुकरण करें। जनरेट ग्रामर रूल्स, व्याकरण नियम उत्पन्न करें। मेमोराइज ग्रामर रूल्स, व्याकरण के नियमों को याद करें। आपको बताना चाहूँगा साथियों, चॉम्स्की ने एक सिद्धांत दिया जिसे चॉम्स्की का थ्योरीज कहा जाता है। चॉम्स्की जो बहुत ही अलग टाइप का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। थोड़ा सा 2 मिनट समझने का प्रयास करिएगा ताकि हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आप बना लें। इनके अनुसार जो हम सभी जानते हैं पर्यावरण और वातावरण से भाषा सीखी जाती है, लेकिन चॉम्स्की ये कहता है कि जो वातावरण है या पर्यावरण है वे भाषा कैसे सीख पाते हैं ये नहीं समझ पाते हैं। मतलब पर्यावरण से वे भाषा कैसे सीख पाते हैं ये पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि पर्यावरण से जो भाषाई जानकारी है, पर्यावरण से जो भाषा की जानकारी है वो सीमित और त्रुटिपूर्ण है। कि पर्यावरण से भाषा कैसे सीखे ये सिखा नहीं पाते हैं पर्यावरण। तो उनका ये कहना है कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात आनुवंशिक रूप से रहता है। मतलब सभी बच्चों में जन्म से ही व्याकरण उसके मस्तिष्क में एलईडी जैसे एलईडी बोलते हैं ना, उसी टाइप का उसके मस्तिष्क में व्याकरण समाहित रहता है, जन्मजात उनके मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, जिसे सार्वभौमिक संज्ञा के नाम भी दिया गया। उन्होंने सार्वभौमिक संज्ञा के नाम भी उन्होंने दिया है। मतलब यदि आपको सीखना है तो व्याकरण कि रूल्स से भाषा सीखिए। ये कौन कहता है? चॉम्स्की कहता है। तो यहाँ पे देखिए, स्कूल जो अडल्ट करता है, मतलब जो वयस्क करते हैं उससे अनुकरण करिए, ये भी गलत हो गया। जनरेट ग्रामर रूल, अब ये हमारा सही हो गया, क्योंकि चॉम्स्की कहता है कि प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क में व्याकरण निहित है, अंतर्निहित है, उसके माध्यम से वो जनरेट करके सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू। अब यहाँ पे प्यूबर्टी लीड्स टू के मतलब एक नई भाषा सीखने के लिए, या कह सकते हो युवावस्था के बाद एक नई भाषा सीखना होता है। नॉर्मल इक्वेशन है जो हम नई भाषा सीखते हैं युवावस्था के बाद। क्या ये सामान्य अधिग्रहण है, ग्रेटर मास्टरी, अधिक महारत हासिल करना है, लॉस ऑफ मास्टरी, जो आप अधिक सीख रहे हैं क्या उसमें हानि है, डिफिकल्टी इन इक्वेशन, अधिग्रहण में कठिनाई। यहाँ पे ये बोला गया है साथियों कि जब युवावस्था जब हो जाते हैं हम, तो एक नई भाषा हमको सीखना होता है, तो हमें सीखने में क्या होती है, ग्रहण करने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिंग डोंग थ्योरी ऑफ द ओरिगन
ऑफ लैंग्वेज वाज एडवोकेट बाय, मतलब जो डिंग डॉन्ग थ्योरी है उसने इसे किसने दिया था। इसमें यह बोला गया है कि भाषा की उत्पत्ति के डिंग डॉन्ग सिद्धांत की थ्योरी किसने दिया। वेलम उंड ने, नोइज ने, मैक्स मुलर ने या ऑटो जेप्सर ने। तो साथियों ये जो डिंग डॉन्ग थ्योरी क्या होता है आपको पता है। डिंग डॉन्ग थ्योरी ये होता है कि कोई भी बच्चे जो होते हैं अनायास बोलना शुरू कर देते हैं। अनायास एक छोटा शिशु बच्चा जैसे कि कभी कोई बोल देगा मम्मा बोल दिया अचानक, या द बोल दिया, या मम्मा बोल दिया, वही होता है डिंग डॉन्ग थ्योरी। और इस डिंग डॉन्ग थ्योरी को किसने दिया था, आपके सी नंबर मैक्स मुलर महोदय जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, ग्राफ्स एंड इंफोग्राफिक्स आर डिफाइंड अस। यहां पे आप क्या पूछ रहे हैं आपको कि ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, ब्लैक कार्ड, पाठ्य पुस्तक, ग्राफ और इंफोग्राफिक्स को परिभाषित किया गया है। मतलब ये सारी चीजें हैं, उनमें इनमें से क्या चीज है। ऑडियो एड्स है, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग है, विजुअल एड्स है या नॉन ऑफ द एवो है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ऑडियो जैसे ब्लैक बोर्ड है तो ऑडियो तो नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग मतलब यहाँ पे कंप्यूटर बेस पे आधारित भी तो नहीं है। ये ग्राफ्स तो है लेकिन यहाँ फ्लैश कार्ड दिया है, ब्लैक बोर्ड दिया है, पोस्टर्स दिया है, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक दिया है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित भी नहीं होगा है ना। अब यहाँ पे दिखा विजुअल है मतलब देखने वाला, तो क्या ब्लैक बोर्ड को हम नहीं देख सकते, देख सकते हैं, पोस्टर को भी देख सकते हैं, फ्लैश कार्ड को भी देख सकते हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक भी हमारे पास रहेगा उसको भी हम देख सकते हैं, ग्राफ्स को भी देख सकते हैं। तो ये जो डिफाइन है इसका अर्थ क्या हुआ, ये जितना भी एड्स है, एड्स मतलब क्या हो गया, जैसे एडवर्टाइजिंग होता है ना, तो ये देखने वाला एड्स है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने तीन वीडियो बना रहा हूँ इसके साथ साथ, तो ये प्रश्न छूटता ही नहीं है ऐसा वाला। रिमेडियल टीचिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर, उच्चारात्मक शिक्षण छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? टू प्रोवाइड एडिशनल हेल्प टू द स्टूडेंट हु आर स्लो एट लर्निंग, मतलब उन छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना जो सीखने में धीमी है। उन छात्रों को सहायता प्रदान करना जो सीखने में क्या है, धीमी। ब्रिलियंट स्टूडेंट, प्रतिभाशाली छात्रों के। टू हेल्प स्टूडेंट टू सीक जॉब, छात्रों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए। नॉन ऑफ दी एबो स्टूडेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं है ना। टू हेल्प स्टूडेंट टू सीक जॉब, मतलब अब यहाँ पे देखें रिमेडियल टीचिंग क्या होता है। शुरू से हम आपको बता रहे हैं कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो धीमी रहते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो टीचिंग दिया जाता है उसे रिमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज इक्वेशन से दैट द एनवायरनमेंट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन इक्वेशन ऑफ लैंग्वेज, द चाइल्ड ए पैसिव रिसिप्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर्स। साथियों ये कहता है भाषा अधिग्रहण का कौन सा सिद्धांत, भाषा अधिग्रहण का कौन सा सिद्धांत कहता है कि वातावरण भाषा अधिग्रहण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इक्वेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। बच्चा बाहरी प्रभावों का एक निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चा बाहरी प्रभावों का एक निष्क्रिय प्राप्त करता है, जैसे पेरेंट्स माता पिता, सिबलिंग्स भाई बहन और अदर्स। मतलब ये इससे निष्क्रिय
प्राप्तकर्ता मानता है इनको, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उनको भाषा अधिग्रहण का महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। ठीक है, तो भाषा अधिग्रहण कौन सा सिद्धांत है ये, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें वातावरण को भाषा अधिग्रहण का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना है, लेकिन जो पेरेंट है, भाई बहन है और अन्य को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता माना है? तो पहला है हमारे पास बिहेवियर मॉडल, नेटिविस्ट मॉडल, सेमेस्टिक कंटिव मॉडल, या आप पूछ सकते हैं सामाजिक अंतःक्रियावादी मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यवहार मॉडल जो दिया है, यहाँ पे वातावरण से को महत्वपूर्ण माना गया है भाषा अधिग्रहण के लिए। तो सीधा सीधा किससे जा रहे हैं? वो सोशल से जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। इंग्लिश बिलोंग्स टू द ब्लैंक फैमिली ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है अंग्रेजी मूल परिवार से संबंधित, मतलब अंग्रेजी किस परिवार से संबंधित रखता है, ऐसा बोल सकते हैं इसको। इंग्लिश बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ओरिजिन्स, है ना, कि अंग्रेजी मूल परिवार से संबंधित है। किस परिवार से संबंधित है? यहाँ पे लिखा गया है द्रविड़, एस्ट्रो, एस्टिक, इंडो यूरोपियन, नॉन ऑफ द एबो। तो साथियों इसको लिया गया है इंडो यूरोपियन के लिया गया है, तो ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नो अस। सुनना और बोलना कहलाता है मॉडर्न स्किल्स, जो अभी आधुनिक कौशल उसको माना जाता है। प्रिमिटिव स्किल, प्राचीन कौशल माना जाता है। या सी प्राइमरी स्किल्स, मतलब प्राथमिक कौशल माना जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों मैंने कल आपको बताया था सुनना और बोलना, यहाँ पे सुनना और बोलना, इसको कौन सा कौशल बोला जाता है, आपको मैंने बताया था। तो सुनना और बोलना जो होता है क्या होता है? प्राइमरी स्किल्स होता है। आप सभी जानते हो सुबोपली, मतलब पहले बच्चे सुनते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना, फिर लिखना सीखते हैं। तो सुनना और बोलना कौन से स्किल्स होगा? प्राइमरी स्किल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When you speak to prove your point others, then your speech। जब आप दूसरों को अपनी बात साबित करने के लिए बोलते हो, यहाँ पे लिखा व्हेन यू स्पीक, आप जो प्रूफ, आप दूसरे के पास अपने बात को साबित करने के लिए बोलते हो। कई लोगों कई बार होता है ना कि आप सफाई देने, कोई आपके पास आरोप लगाते हैं, तो आप जो है उसमें आप अपने बात को, उस बात को झुटलाने के लिए, प्रूफ देने के लिए उसके बात करते हो, आप उनसे बात करते हो सामने वाले से। तो उस जो बात कहते हैं उसको इनमें से क्या कहा जाएगा? नैरेटिव, एक भाषण, इंफॉर्मेटिव, जानकारी, या आर्गुमेंटिव, या परसेसिव। साथियों यहाँ पे जैसे लिखे आर्गुमेंट जिसे बोलते हैं, बातचीत जिसे बोलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है इसको बोलते हैं, मैंने बताया एक भाषण हो गया, इसको जानकारी आप दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप, या उसमें तर्कपूर्ण बातें हैं, या एक प्रेरक है, मतलब आप उसको प्रेरित कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, जब भी आप कोई आप पे आरोप लगाते हैं या अपने बात को साबित करने के लिए दूसरे से बात करना चाह रहे हो, तो उसमें तर्कपूर्ण बात होती है। क्या कौन सी बात होती है? तर्कपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इंटेली प्रोसेस एंड सब्स्टिट्यूट्स डेवलप एंड इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राम रिजर्डलेस ऑफ वेयर दे अराइज्ड
इनेट ग्रामेटिकल सिस्टम इज नेम्ड। साथियों यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है 10 नंबर के क्वेश्चन में, बच्चे के पास शुरू में व्याकरण की एक सहज समझ होती है। चिल्ड्रन प्रोसेस एंड सर्किट डेवलप इन इनेट अंडरस्टैंडिंग एक ग्रामिकल, है ना, यहाँ पे ग्रामेटिकल रहेगा, ग्रामेटिकल, ठीक है, ग्रामेटिकल रिजल्टलेस ऑफ वेयर द एराइज्ड। मतलब यहाँ पे बोला गया है बच्चों के पास शुरू में व्याकरण एक सहज समझ होती है, व्याकरण एक सहज समझ होती है और बाद में वे जहाँ भी खड़े होते हैं उसकी परवाह किए बिना व्याकरण की एक सहज समझ विकसित करते हैं। इस सहज व्याकरणिक प्रणाली का नाम किसके द्वारा, या बोल सकते हो चॉम्स्की के द्वारा इसको क्या कहा गया है। आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। एक तो इसका अनुवाद हो गया, मतलब बच्चों में पहले से व्याकरण संबंधी गुण होती है, अब वो जहाँ भी जाते हैं इस बिना घबराए, बिना शर्माए, कह सकते हो सहज ही उसमें व्याकरण में समझ विकसित कर लेते हैं। तो चॉम्स्की के द्वारा इस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। पर्सनल ग्रामर के रूप में, यूनिवर्सल ग्रामर, रेगुलर ग्रामर या अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, पर्सनल मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत व्याकरण, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक व्याकरण, नियमित व्याकरण या अप्रबंधित व्याकरण, यहाँ पे ग्रामर रहेगा अप्रबंधित ग्रामर। तो साथियों मैंने जस्ट इसके पहले चॉम्स्की का एक चीज आपके पास रखा था कि चॉम्स्की ये कहता है कि वातावरण जो है उससे सीखे जाने वाले भाषा सीमित और त्रुटिपूर्ण होते हैं। मतलब जो भी बच्चे शिशु जो होते हैं उनमें पहले से व्याकरण उसके मस्तिष्क में समाहित रहते हैं, केवल उनको वो निकालने की आवश्यकता है और वो सहज ही उसको कर लेते हैं। तो इसमें चॉम्स्की ने यह भी कहा था कि सभी बच्चों को एक सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइड कहा जाता है। देखो ध्यान समझिएगा, चॉम्स्की ने एक बात और कहा था इसी सिद्धांत के अनुसार कि सभी बच्चों को एक सहज भाषा अधिग्रहण एलईडी डिवाइड, वो क्या कहते हैं, एलईडी डिवाइस माना जाता है, उसके मस्तिष्क को एलईडी डिवाइस माना जाता है। अब एलईडी मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जिसमें सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक वाक विन्यास होता है। क्या, कौन सा विन्यास होता है, वो सार्वभौमिक वाक विन्यास होता है। मतलब जो सहज शब्द जो बोला गया है, सहज समझ विकसित कर लेते हैं। इस सहज व्याकरणिक प्रणाली का नाम क्या दिया उन्होंने, सार्वभौमिक दिया है। क्या दिया है, सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक इनमें से किसे कहा जाता है, किसे कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा कि इन्होंने किस नाम से दिया है, जो सहज प्रणाली है उसको सार्वभौमिक व्याकरण के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ दिस इज नॉट द एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल। यहां पे ये पूछा गया है इनमें से कौन सा अधिगम अक्षमता की शैक्षिक विशेषता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशनल आप समझते हो, शैक्षिक, यहाँ पे डिसेबल। ठीक है, तो इसी को आपको समझ के आगे बढ़ना है। अधिगम अक्षमताओं की शैक्षिक विशेषता नहीं है, जो नहीं है उसी को यहाँ से हमको अलग करना है। तो पहला क्या कहता है, चाइल्ड इज अनेबल टू राइट द लेटर करेक्टली। बच्चा अक्षरों को सही ढंग से लिखने में असमर्थ, अनेबल, असमर्थ। ही इज पुअर इज मेमोराइज वर्ड एंड फॉर्मिंग सेंटेंस। वह शब्दों को याद करने और वाक्यों को बनाने में कमजोर है। द शो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज। वे मोटर क्षमताओं को समन्वय नहीं दिखा पाते हैं, मतलब कमजोर समन्वय कर पाते हैं। मोटर मतलब चलने, गतिक, हाथ से लिखना, पैर से चलना, ये गतिक जो है ना, जो हाथ पैर से चलना है उसमें वो पुअर, कमजोर क्षमता दिखा पाते हैं।
ही इज नॉट फाउंड पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट। वह तकनीकी और पेशेवर जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है उसमें कमजोर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, कमजोर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो बताइए मुझे, जो एजुकेशनल डिसेबल रहेगा वो इसमें गुण बिल्कुल पाया जाएगा, क्योंकि वो लिखने में असमर्थ है, ढंग से अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, ढंग से याद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। वो अपने हाथ पैर को मोटर जो स्किल्स है वो ढंग से वो समन्वय नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। लेकिन ये बोल रहा है कि वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट और टेक्निकल चीज़ में खराब प्रदर्शन नहीं कर पाता है, मतलब अच्छे प्रदर्शन कर पा रहे हैं उसके हिसाब से। तो बताइए जो डिसेबल रहेगा, एजुकेशन डिसेबल, वो खराब प्रदर्शन तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा बोल रहा है, तो ये सिद्धांत नहीं है, मतलब ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंक्लूसिव क्लासरूम सोल्ड। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? समावेशी क्लास शिक्षा। क्या होता है? एक समावेशी कक्षा होना चाहिए, एक समावेशी शिक्षा होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। व्यवहार को स्पष्ट निम्नतम मानक के को परिभाषित करना चाहिए, मतलब व्यवहार के स्पष्ट निम्नतम मानक को परिभाषित करना चाहिए। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू लिसन टू ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों सभी अपॉर्चुनिटीज लिसन टू ऑल चिल्ड्रन, मतलब सभी बच्चों को सुनने के अवसर प्रदान करना चाहिए। बोथ सेंटेंस आज करेक्ट, मतलब दो चीज दिया है, मतलब पहला दिया है आपके डिफाइन, मतलब डिफाइन कर रहा है कि व्यवहार के स्पष्ट न्यूनतम मानक को परिभाषित करना चाहिए। उसके बाद ये बोल रहा है कि सभी बच्चों को सुनने का अवसर देना चाहिए। दोनों, तो दोनों में से यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी, दोनों सही हैं, दोनों गलत है, एक सही है, दूसरा गलत है, दूसरा एक गलत है, दूसरा सही है। तो साथ ही यहाँ पे दोनों जो है समावेशी शिक्षा को प्रभाषित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर। रिसेप्टिव मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, मतलब अधिग्रहण करना, मतलब प्राप्त करना। रिसेप्टिव मतलब क्या होता है? प्राप्त। तो प्राप्त करने वाला भाषा कौशल कौन सा है? यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक्यूरेटली, है ना, व्याकरणिक संरचनाओं का सही उपयोग करना। राइटिंग इन अ रेंज ऑफ स्टाइल, शैलियों की एक श्रृंखला में लिखना, शैलियों को एक श्रृंखला में लिखना। लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए सुनना और पढ़ना। बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट विल यूजिंग लैंग्वेज, भाषा का उपयोग करते समय स्वयं को सही करने में सक्षम होना, इसका कहना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला ये कह रहा है कि व्याकरणिक संरचनाओं का सही उपयोग करना। रिसेप्टिव मतलब जो भाषा ग्रहण कौशल है, क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या एक जो रेंज है, कह सकते हैं एक श्रृंखला है, उसको यदि एक स्टाइल से लिखा जाए तो क्या उसे हम रिसेप्टिव लैंग्वेज कहेंगे? नहीं। अब इसी पर जो अब देखो, लिसनिंग मतलब सुनना, रीडिंग मतलब पढ़ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे सुनने से भी आपके अंदर समाहित हो रहा है, अब पढ़ने से भी आपके अंदर समाहित हो रहा है, तो दोनों क्या हो रहा है? आपका रिसिप्ट हो रहा है। रिसिप्ट, इससे क्या होगा? रिसिप्ट भाषा कौशल इसी को कहेंगे, ना कि आपके डी को कहेंगे, ना बी को, ना एक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विथ देयर टाइप्स। इसमें यह बोला गया निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों को उनके प्रकारों में सम्मिलित करिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेस्ट, पाठ के आधार पर प्रश्न, पाठ के आधार पे प्रश्न। यहाँ पे दिए ग्लोबल, वैश्विक। ग्लोबल मतलब क्या होता है? वैश्विक। क्वेश्चन दैट नीड डीपर अंडरस्टैंडिंग, वे प्रश्न जिन्हें गहराई से समझने की आवश्यकता है। वे प्रश्न जिन्हें डीप मतलब गहराई से समझने की आवश्यकता है। इसको दिया फैक्चुअल मतलब वास्तविक। क्वेश्चन वेयर पर्सनल ओपिनियन इन नीडेड,
ऐसे प्रश्न जिसे व्यक्तिगत राय की आवश्यकता हो, इंटरप्रेटिव, अर्थ निकालना, अर्थ का, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंट्रल आइडियाज ऑफ थीम्स, इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है आपका मूल्यांकन। मतलब चौथा नंबर ये बोल रहा है विषय के केंद्रीय विचारों पर आधारित प्रश्न, विषय के केंद्रित या विषय पर आधारित प्रश्न मान के चलिए, विषय पर आधारित प्रश्न मान के चलिए सीधा सीधा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारे साथ है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, एक का डी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेस्ट बोला गया है। मतलब जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो प्रश्न हम निकालते हैं उसके लिए वो क्या होता है, मूल्यांकन करना होता है। क्या होता है, आप जब भी किसी बच्चे को प्रश्न निकाल के देते हो पाठ के आधार पर, आप उसको मूल्यांकन कर रहे होते हो, है ना, सीधी सी बात। उसके बाद 2 का सी दिया है ऑप्शन नंबर बी में, 2 का सी। तो 2 का सी क्वेश्चन दैट नीड डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन को गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। तो 2 का सी दिया हुआ है। तो अर्थ निकाल रहे हो आप, उसका गहराई से पढ़ रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, अर्थ निकाल रहे हो। क्वेश्चन वेयर पर्सनल ओपिनियन इन नीडेड, ऐसा क्वेश्चन जिसमें व्यक्तिगत राय की आवश्यकता हो। तो 3 का ए दिया है, तो वैश्विक, है ना, पर्सनल मतलब वैश्विक हो गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद दिया क्वेश्चन बेस्ड एंड सेंट्रल आइडियाज ऑफ थीम, मतलब विषयों के केंद्रित विचारों पर आधारित प्रश्न। इसका दिया है आपका साथियों आपके 4 का बी, वास्तविक। सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा जाए, वास्तविक हो जाएगा। विषयों के केंद्रित विचारों पर आधारित प्रश्न आप निकालते हो तो इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव आर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। तो यहाँ पे ये पूछा गया है इनमें से कौन सा उत्पादक भाषा, प्रोडक्टिव मतलब क्या हो गया, उत्पादक या अभिव्यंजक, एक्सप्रेसिव मतलब अभिव्यंजक, प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक, अभिव्यंजक, उत्पादक, लैंग्वेज मतलब भाषा कौशल है। या सीधा सीधा हम कह सकते हैं एज, इसमें जो दिया गया है उनमें प्रोडक्टिव भाषा कौशल कौन सा है, प्रोडक्टिव को उत्पादक माना जाता है ना, प्रोडक्ट ऐसे करके बोला जाता है ना, प्रोडक्ट कर, उत्पादक भाषा कौशल माना जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, राइटिंग या स्पीकिंग, राइटिंग। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, मैंने कल ही दोनों बात को आपके सामने रखा था, आपकी चीज बताया था, पैसिव या रिसिप्टिव। अभी हमने रिसिप्ट भी पढ़े थे, रिसिप्टिव पढ़े थे अभी जस्ट। रिसिप्ट मतलब ग्रहण करना, प्राप्त करना, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सुबोपली हमने पढ़ा था, सुबोपली पढ़ा था। सुनना मतलब लिसन, बोलना मतलब क्या हो जाएगा आपका, लिसन मतलब क्या हो जाता है, स्पीक। मतलब आपका यदि यहीं पे रिसिप्ट होता तो पहला नंबर आता, लेकिन क्या बोल दिया, प्रोडक्ट लैंग्वेज बोल दिया है। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, स्पीकर, है ना, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, पढ़ना। रीडिंग मतलब क्या होगा, पढ़ना, LR हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पीकर मतलब प्रोडक्ट, बाहर जा रहा है वो, उत्पादक का काम, जब आप बोल रहे होते हो तो दूसरे सुनते हैं कि नहीं सुनते, स्पीक, ठीक है। तो ये आपका स्पीक आ गया, और कहाँ पर स्पीकिंग है, ये स्पीकिंग है, ये स्पीकिंग है। उसके बाद क्या है, राइटिंग, क्या हो जाएगा, राइटिंग, लिखते हो तो वो भी एक प्रोडक्ट रूप में दिखाई देता है, दूसरों को भी दिखाई देते हैं, है ना। तो ये जो बाहरी है, जो हम जब जो भी काम करते हैं वो दूसरों को भी सुनाई देता है या दूसरे के काम आते हैं, वो प्रोडक्ट हो गया मान के चलिए, यदि हमको समझना अच्छे से। तो रिसिप्ट मतलब हम खुद प्राप्त कर रहे होते हैं, ये सुनते हैं तो खुद प्राप्त करते हैं, और पढ़ते हैं तो खुद ही प्राप्त करते हैं। तो ये रिसिप्ट हो गया, और ये जो हो गया होगा प्रोडक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा 15 नंबर का क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ भी समझ में आया होगा।
तो ये थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपके सामने जो थोड़ा सा जो प्रश्न है वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा और समझने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। मैं